गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के पार्ट 2 में आत्मकथ, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें छंद का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था इस वीडियो के कि जयशंकर द्वारा रचित आत्मकथ के इस शीर्षक से हमें प्रश्नोत्तर नहीं लिखने हैं। यह केवल पाठ पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो हम केवल इस पर आधारित आत्मकथ के छंदों का अध्ययन करेंगे। बाकी हमें इस पर आधारित प्रश्नों को नहीं लिखना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि गद्य और काव्य खंड पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उस तरह के प्रश्नों को हम ज़रूर हल करते रहेंगे। तो इस वीडियो के समापन पर हम आपको 3-4 प्रश्न देंगे, तो उनको आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पाठों से भी हमारे गद्य और काव्य से प्रश्न बना करके दे दिए जाते हैं। तो आइए इसमें हम दूसरा और आज का पहला छंद देखते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। देखिए, मैंने पाठ के प्रारंभ में ही कहा था कि जयशंकर जी से लोगों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा के बारे में लिखिए, तो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। उसके कारणों का उल्लेख किया है इस पूरे आत्मकथ्य नामक पाठ में ही, तो यही इसका प्रसंग होगा। तो इसके आगे फिर कवि कह रहा है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जीवन की कमियों को सुन करके तुम ये समझने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम ही खाली करने वाले, मेरे जीवन से अच्छा, मेरे जीवन की घटनाओं से अच्छा आपका ही जीवन हुआ है, क्योंकि मेरा जीवन तो हमेशा एक कोरे कागज की तरह था। ठीक है ना। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वही कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम समझो कि मेरा जीवन हमेशा प्रसन्नता से युक्त है, लेकिन मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अर्थात मेरे जीवन में कोई रस ही कभी नहीं रहा, अर्थात मेरा जीवन हमेशा एक कोरे कागज के समान था। ठीक है ना। फिर कवि कहता है कि वे इस दुविधा में भी हैं कि दूसरे की कमियों को दिखाकर उनकी हंसी उड़ाएं। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। ठीक ना। कवि कहता है कि यह विडंबना ही है कि मैं का मतलब वहाँ पत्रकार लोगों के बारे में, या जो कवि से आत्मकथा लिखने के बारे में कहता है उसकी तरफ इशारा करते हुए कवि कहता है कि वे यह समझ रहे हैं कि हम दूसरों की कमियों को दिखाकर उनकी हंसी उड़ाएं, अथवा अपनी कमियों को हम सबके सामने प्रकट करें। उनकी यही इच्छा है। भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं अपनी कमियों को, प्रवंचना ठगे जाने को, भूलें अपनी भूलों को, अर्थात अपनी कमियों को औरों को मैं दिखलाऊं, मैं औरों के सामने स्वयं व्यक्त करूं, प्रकट करूं। और वो यही चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं जिससे वह हमारी कमियों को दिखा करके उसकी हंसी उड़ाएं, हमारी हंसी उड़ाएं। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा छंद भी और आज का पहला छंद भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए आज का दूसरा और पाठ का हम तीसरा छंद देखते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिन ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमासों में। देखिए, फिर कहता उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहता है कि मैं अपने उस उज्ज्वल गाथा का वर्णन इन मधुर सुंदर चांदनी रात में जो हमारे समक्ष या हमारे साथ अच्छा समय व्यतीत हुआ है, मैं उस अच्छे समय की गाथा का वर्णन आपके समक्ष कैसे करूं, क्योंकि मैंने अपने मन में अनेकों महत्वाकांक्षाएं पाल रखी थी।
कितने सारे मैंने स्वप्न देखे थे, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। और मैं उस स्थिति का वर्णन कैसे करूं कि जब मैं यहाँ एक तरीके से अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की, जब मैं प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बातें करता था, उस क्षण की यादों का वर्णन मैं आपके समक्ष, आपके सामने कैसे करूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कवि कह रहा है कि मैंने अनेकों स्वप्न देखे थे, अपने जीवन में अनेकों स्वप्न देखे थे, लेकिन वह स्वप्न बहुत जल्द ही टूट गए, अर्थात वह स्वप्न साकार नहीं हो सके। उन स्वप्नों को देख करके तो मैं जगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब हम भी स्वप्न देखते हैं तो तमाम कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वप्न में बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न दिखते हैं, और उसी प्रसन्नता में जब हम जग जाते हैं तो चारपाई पर पड़े होते हैं, बिस्तर पर अपने पड़े होते हैं, और वो सारी खुशियाँ जो होती हैं वह लुप्त हो जाती हैं। वही यहाँ कवि भी कह रहा है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। जिन सुखों का स्वप्न देख करके मैं जगा था, वह सुख आखिर मुझे मिले कहाँ और कैसे मिले, यानी वह सारे स्वप्न जल्दी ही टूट गए। यह तो स्थिति ठीक वैसे हुई कि जैसे आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जैसे कि हम किसी का आलिंगन करना चाहते हों और वो हमारे समीप आते आते और उसके बाद वो हमारे आलिंगन में आने से पहले ही मुस्कुरा करके हट जाए, ठीक यह वैसे ही घटना है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, अनुरागिन उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। कहता है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कभी कह रहा है कि मैंने जो हसरत पाली थी, मैंने जो इच्छाएं पाली थी, जो महत्वाकांक्षाएं पाली थी, वो मुझे कभी नहीं मिली, और कभी ऐसा कुछ मेरे जीवन में घटित भी नहीं हुआ कि जिसकी गाथा मैं आपके समक्ष गाऊं, बता सकूं। ठीक है ना। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, मैंने यहाँ नायिका का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है अपनी प्रेमिका का कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अर्थात जिसके सानिध्य में रह करके मैं प्रसन्नता और सुख का अनुभव करता था। अनुरागिन उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, और वह अनुरागिनी यानी प्रेम पर रीझने वाली उषा काल भी, यानी प्रातः काल का समय भी, जिसके सौभाग्य, जिसके मधुछाया में, सुंदर छाया में अपना सौभाग्य महसूस करता था। ठीक है ना। मैं अपनी उन उज्जवल गाथाओं को आपके समक्ष कैसे कहूँ। आइए अगला छंद देखते हैं, चौथा। अच्छा हाँ, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। कवि कह रहा है कि अब तो केवल उसकी स्मृति ही हमारे सामने शेष रह गई है, और इस थके हुए, पंथा माने पथिक, पाथेय माने औसत, पथिक माने राही, इस थके हुए राही की उसकी यादें ही मात्र औषधि की तरह हैं। अर्थात अब मेरा जीवन जो है वह उसकी यादों के सहारे ही व्यतीत हो रहा है। ठीक। अर्थात यह एक तरह से कवि जो है वो इशारा कर रहा है कि कभी कोई ऐसा भी था कि जिसके चेहरे को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी। ठीक ना। देखिए यहाँ, सॉरी, यहाँ देखिए कवि कह रहा है जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी जिसकी कभी कोई ऐसा था कि जिसके सुंदर छाया में, ठीक है ना, जिसके चेहरे को देखकर मुझे कवि को प्रेरणा मिलती थी, अब उसकी यादें ही बची हुई हैं। ठीक है ना। कह रहा उसकी स्मृति पाथेय बनी है, अर्थात अब उसकी यादें ही शेष रह गई हैं, बची हुई हैं थके हुए पंथा की। अर्थात अब मैं थका हुआ एक राही हूँ, मैं केवल पुरानी यादों के सहारे ही आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांचवा छंद देखते हैं। पांचवा और इस कविता का अंतिम पद। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा।
देखिए आगे कवि कह रहा है कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को। कंथा माने यहाँ दुख है। कवि कहता है कि किसी को भी इस बात का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वह मुझे कुरेद करके मेरे जख्मों को देखे। उधेड़ कर माने कुरेदना, ठीक ना। कंथा माने कष्ट को या दुख को या जख्म को। कवि कहता है कि किसी को भी इस बात का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वह मेरे दुखों को कुरेद करके और मेरे जख्मों को देखे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कह रहा है कि मेरा एक छोटा सा जीवन है, अर्थात मेरा जीवन इतना सार्थक नहीं है कि मैं इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहूँ, बड़ी कथाएं कहूँ, अर्थात बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता फिरूँ, ठीक है ना। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा। फिर कवि कह रहा है कि अगर मैं बड़ी कहानियाँ नहीं सुना सकता तो इससे तो अच्छा है यही है कि मैं चुप रहूँ और दूसरों के बारे में ही सुनता रहूं, ठीक है ना। फिर कवि कहता है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा। कवि कहता है कि तुम मेरी इस भूली आत्मकथा को सुन करके बताओ क्या करोगे, ठीक है ना। अर्थात तुम हमारी इस कथा को क्यों सुनना चाहते हो। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कह रहा है कि अभी मुझे अपनी आत्मकथा कहने के लिए उचित समय भी नहीं आया है कि हम अपनी आत्मकथा को लिख सकें, क्योंकि वह मेरी मौन व्यथा जो है वह अभी सुप्तावस्था में है, अर्थात सोई हुई है। इसलिए यह आत्मकथा लिखने का मेरा उचित अवसर भी या उचित समय भी नहीं आया है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये आज के 4 और ये 5 छंद आत्मकथ्य के इसकी व्याख्या आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना मैं फिर कहूँगा कि आप यह वीडियो पूरा देखें, तभी पाठ आपको आसानी से समझ में आएंगे। इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। मुक्तक छंद है, ठीक, श्रृंगार रस है, शांत रस भी है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक। इसमें कवि ने अपने जीवन की व्यथा का वर्णन किया है और आत्मकथा लिखने से मना कर रहा है कवि। आत्मकथा न लिखने के कारणों का भी उसने उल्लेख किया है। ये था इसका शिल्प सौंदर्य। आइए अब हम इन छंदों पर आधारित एक पहला प्रश्न देखते हैं। कवि अपनी आत्मकथा लिखना क्यों नहीं चाहता। कवि अपनी आत्मकथा लिखना क्यों नहीं चाहता। कवि जो है वह अपनी कमियों के सबके समक्ष प्रकट नहीं करना चाहता है, क्योंकि सब लोग उसकी कमियों को दिखाकर उसकी हंसी उड़ाएंगे, इसीलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। दूसरा प्रश्न, कवि किसका स्वप्न देखकर जग गया था। कवि जो है, ठीक ना, ये अपने जीवन के सुखों का स्वप्न देखकर जाग गया था। जो उसके सुख के क्षण बीते थे, सुख का स्वप्न मतलब जो जीवन के उसके सुख के समय व्यतीत हुए थे, उन्हीं को देख करके वो जग गया था। और तीसरा प्रश्न कह रहा है दूसरे छंद का अर्थ लिखिए। दूसरे छंद का अर्थ का मतलब आज का जो पहला छंद है वही इस पाठ का दूसरा छंद है। तो आज इस पार्ट 2 के पहले छंद और पाठ के दूसरे छंद की व्याख्या आपको लिखनी है। तो आप सबसे पहले संकेत, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग और उसके बाद फिर व्याख्या और शिल्प सौंदर्य, इन हेडिंगों के साथ इसकी व्याख्या को आप लिख लेंगे। ये थे 3 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पाठ आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। अगले पार्ट में हम अगले पाठ को लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे आपके समक्ष। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड किया जाए आपके कोर्स से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बस इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।